अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिशन एमबीबीएस चैनल फॉर एंट्री टेस्ट। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक, थोड़ा सा टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में भी पढ़ते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे साथ है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट, इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, इक्वेशन फॉर वेव नंबर और लास्ट में थोड़े से एमसीक्यूज को भी डिस्कस करते हैं। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट। देख ले, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एनर्जी के बारे में कि बोहर के ऑर्बिट का एनर्जी क्या है, इसके बारे में हमने कैलकुलेशन किया था। तो आज हम क्या करते हैं, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसके लिए इक्वेशन को भी डिराइव करना है। अब देख ले, ये हमारे साथ क्या है, हाइड्रोजन एटम है, और ये हाइड्रोजन एटम का क्या है, हमारे साथ न्यूक्लियस है, और ये इसकी क्या है, ऑर्बिट है, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस में हमारे साथ क्या है, वन प्रोटॉन है, और इसके शेल में हमारे साथ क्या है, जस्ट वन इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख लें कि जब हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन इसी शेल में, हम कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, n इज इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट शेल है, और ये हमारे साथ क्या है, n इज इक्वल टू 2 यानी सेकेंड शेल है, और ये हमारे साथ क्या है, n इज इक्वल टू 3 और ये थर्ड शेल है यानी थर्ड ऑर्बिट है, और ये हमारे साथ क्या है, न्यूक्लियस है। अब देख ले, जब इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एनर्जी मिल जाए तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट होकर अपर लेवल वाले जो हमारे साथ क्या है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, यानी जो हमारे साथ जो हायर एनर्जी लेवल है तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जंपिंग करेगा। तो देख ले किस तरह हमारे साथ जो N1 है, तो ये हमारे साथ क्या है, लो एनर्जी स्टेट है। क्या है, लो एनर्जी स्टेट है, यानी लो एनर्जी लेवल है। अब देख ले, यहां पे जो फर्स्ट शेल है हमारे साथ, फर्स्ट शेल की क्या होती है, एनर्जी कम होती है। तो जब कम होती है तो हम कहते हैं कि ये जो N1 होता है, इस केस में हमारे साथ क्या है, ग्राउंड स्टेट है। क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होता है जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। तो इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट शेल में है, n जिसके लिए n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो इसको हम कहते हैं क्या, कि ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब देख ले, हमने क्या कर दी, जब इसी इलेक्ट्रॉन को फॉरन से इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन यानी क्वांटा की फॉर्म में, जो कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रखता है, पैकेट की फॉर्म में, इसी फोटॉन को इसने क्या कर दी, एब्जॉर्ब कर दी। तो फोटॉन को एब्जॉर्ब करके तो फिर ये इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये जंपिंग करेगा। इसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। अगर इसकी एनर्जी इतनी है कि वो सेकेंड शेल में जाए तो सेकेंड शेल में जाएगा, अगर इससे बढ़कर है तो फिर वो थर्ड शेल में जाएगा, एंड सो ऑन। अब फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी क्या है, सेकेंड शेल के मुताबिक है, तो इसकी फोटॉन ने जो इसको एनर्जी दी, तो ये जब एब्जॉर्ब हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या हुआ, ये शिफ्ट हो गया यहां पे। अब देख ले, जब इलेक्ट्रॉन हमारे साथ n इज इक्वल टू 2 यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी 2 हो, यानी सेकेंड शेल में, जब सेकेंड शेल में आया तो अब हम कहते हैं कि इसकी एनर्जी क्या है, हाई है। तो हम कहते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे जो N2 है, इस केस में जो हमारे साथ N2 है, ये हमारे साथ क्या है, हाई एनर्जी स्टेट है। क्या है, हाई एनर्जी स्टेट यानी लेवल, यानी इसमें जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। तो देख ले, हम फिर इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं इसको, एक्साइटेड स्टेट। अब N1 के अलावा यानी फर्स्ट शेल के अलावा इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी भी शेल में जाए तो उसी शेल में, जिस शेल में वो जाए, वो इसका क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट होगा, यानी इसमें इसकी एनर्जी ज्यादा होगी।
सेकेंड शेल में जाए, थर्ड शेल में, फोर्थ में, एंड सो ऑन। तो फिर वो वाले इसकी क्या कंसीडर हो जाएगी, यानी हाई एनर्जी स्टेट कंसीडर हो जाएगी, और फिर वो इसका क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट होगा। क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट होगा। देख ले, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आना चाहता है, यानी स्टेबिलिटी की तरफ। तो अब वो कौन सा तरीकेकार है कि ये इलेक्ट्रॉन करे कि वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाए। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है कि ये जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या था, ये ग्राउंड स्टेट था इसके लिए, और इलेक्ट्रॉन अब एक्साइटेड स्टेट में आया है। तो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे है। अब ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर ले कि वापस लो एनर्जी स्टेट में, यानी ग्राउंड स्टेट में आ जाए, यानी वापस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 1 यानी फर्स्ट शेल में आ जाए। तो वो क्या कर ले, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मींस क्या होगा, फोटॉन को क्या करेगा, लाइट की फोटॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। देख ले, अब ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जब वापस आ जाता है, यानी दोबारा अपनी पोजीशन पे ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, n = 1 की तरफ वापस आ जाता है, तो फिर ये वापस क्या करता है, ये जो फोटॉन होते हैं इसको वापस रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे उसने फोटॉन को क्या कर दी, रिलीज कर दी। तो जब एमिशन हो गया, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी फोटॉन की एमिशन है, क्या है, एमिशन, एमिशन ऑफ फोटॉन, इसके लिए क्या है, वाहिद रास्ता है कि वो क्या कर ले, ग्राउंड स्टेट को क्या कर ले, दोबारा अटेन कर ले। आप देख ले, फिर यहाँ पे हम कुछ टर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। देख ले, हमारे साथ जो फर्स्ट n1 था, और यहाँ पे जब वो n2 की तरफ आया था यहाँ पे, तो n1 हम कह रहे थे कि n1 इसका क्या है, लो एनर्जी स्टेट है। क्या है, लो एनर्जी स्टेट, यानी इसमें इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। फिर हम लिखते हैं कि ये क्या होगी, इसकी एनर्जी हमारे साथ क्या होती है, लो होती है। अब जब ये n2 की तरफ गया था, तो n2 इसका क्या है, हाई एनर्जी स्टेट है। हमारे साथ क्या है, हाई एनर्जी स्टेट है। यहाँ पे अब इसकी क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। तो अब देख ले, जब ये एमिशन करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, यानी वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है, तो हम कहते हैं कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब सेकंड नंबर शेल में है, तो इसकी एनर्जी हमारे साथ क्या होती है, हाई। हम कहते हैं कि इसकी एनर्जी हमारे साथ क्या होती है, हाई होता है। तो हाई का मतलब यह है कि ये देख ले, अब ये वापस आ जाएगा किस चीज की तरफ, ग्राउंड स्टेट की तरफ। तो इसी केस में इसकी क्या होगी, एनर्जी लो होगी, यानी जब ये वापस शेल नंबर 1 की तरफ वापस आ जाए, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब देख ले, जब हाई था फिर लो हो गया, तो फिर हाई से जब लो की तरफ आया, तो फिर यहाँ पे एनर्जी का कोई डिफरेंस आया। वो एनर्जी डिफरेंस हमारे साथ किस चीज के बराबर है, एमिशन ऑफ फोटॉन। वो जो फोटॉन इसने एमिट कर दी, ये एमिशन ऑफ फोटॉन की बराबर होता है। जो फोटॉन एमिट होता है वो एनर्जी डिफरेंस होता है असल में। तो वो जो डिफरेंस है वो खत्म हो गया, तो फिर वापस वो अपनी स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट में आया। अब देख ले, हम इसी फोटॉन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो कि असल में हमारे साथ एनर्जी डिफरेंस है, हम इसकी ये एनर्जी जो कि एनर्जी डिफरेंस है ये कैलकुलेट करेंगे। अब इसी फोटॉन की फ्रीक्वेंसी, इसी फोटॉन की वेव नंबर, हम ये वाले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और इसी फोटॉन की क्या वेवलेंथ भी। अब देख ले, इसके लिए हम ये सारा प्रोसीजर करेंगे। आप देखते हैं, तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा था, तो ये इसका हाई एनर्जी स्टेट था, तो हम कहते हैं कि ये इसका क्या है, इनिशियल स्टेट है। क्या है, इनिशियल, क्योंकि ये इससे गिर रहा है, तो फिर हम इसको नाम देंगे इनिशियल स्टेट। और जिसमें ये वापस आया, तो यानी ये जिसकी एनर्जी लो है, इस केस में हम इसको कहते हैं फाइनल स्टेट, यानी इसका जो एनर्जी का स्टेट है वो फाइनल स्टेट।
तो फिर यहाँ पे आप समझे कि जो फाइनल स्टेट है इसमें इसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी, और n की वैल्यू इसकी क्या होगी, 1 होगी। फाइनल के लिए इसकी एनर्जी लो होगी और n की वैल्यू यानी जो शेल की वैल्यू है वो 1 होगी, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। और जो हमारे साथ हाई एनर्जी यानी इनिशियल स्टेट है तो इसकी एनर्जी इसकी हाई होगी और n की वैल्यू इसकी क्या होगी, 2 होगी। देख ले, यहां पे हमने क्या करना होगा, ये जो हाई एनर्जी स्टेट है हमने इसको नाम देना है क्या, इनिशियल स्टेट, क्योंकि ये ऐसी स्टेट से वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तो ये वाला स्टेट फिर इसके लिए क्या होगा, इनिशियल होगा। और ये n1 जो है ना, यानी मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1, और इसमें जो एनर्जी क्या होता है, लो एनर्जी होता है, ये उसकी क्या होगी, फाइनल स्टेट, क्योंकि ये एट लास्ट इसी में ही रहेगा, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसकी फाइनल स्टेट है। आप देखते हैं कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है असल में जो इन दो के दरमियान यानी हाई एनर्जी स्टेट और लो एनर्जी स्टेट के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, क्या है, एनर्जी डिफरेंस, यहां पे मैं लिखूंगा डेल ई, ये बराबर होगा हमारे साथ क्या, ई फाइनल, सॉरी हमारे साथ क्या हो जाएगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यानी फाइनल से इनिशियल एनर्जी को माइनस कर ले तो इससे जो कुछ आ जाएगा वो हमारे साथ क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा, जो कि असल में हमारे साथ एमिशन ऑफ फोटॉन की फॉर्म में क्या हुआ है, यानी असल में फोटॉन की फॉर्म में हमारे साथ क्या हुआ, एमिट हुआ, रिलीज हुआ। अब देखते हैं इसके लिए फिर हम ये जो है ना इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो जनरली जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे साथ जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इसके लिए हमने इक्वेशन ड्रा किया था, वो इक्वेशन क्या था, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 ओवर 8 साइलन आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो जिस तरह हमें यह पता था कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है, क्या करता है, ट्रांजिशन, यानी लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ या हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आता है, तो इसी दौरान इसकी एनर्जी में डिफरेंस आता है। तो वो एनर्जी डिफरेंस बोहर के एजम्पशन के मुताबिक हमारे साथ क्या है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो E2 हमारे साथ क्या है, ये E2 हमारे साथ क्या है, हमारे साथ क्या है, फाइनल स्टेट है, क्या है, फाइनल स्टेट, जो कि ये वाला है, यानी जिसमें हमारे साथ n की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। E है तो E2 को जो हमने यहाँ पे लगाया है, तो E2 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, इस इनिशियल स्टेट से हमने इसको क्या कर दिया है, एक्सप्रेस किया है, यानी इसके लिए जो n की वैल्यू क्या है, 2, यानी यह हाई एनर्जी स्टेट होगा। तो इसको हमने यानी E2 को हमने इनिशियल स्टेट से हमने क्या कर दी है, एक्सप्रेस कर दी है। और यहां पे जो E1 है, इसी इक्वेशन में जो E1 है, इसको हमने यहां पे फाइनल स्टेट से क्या कर दी है, एक्सप्रेस कर दी है, यानी लो एनर्जी स्टेट से हमने इसको एक्सप्रेस कर दी है, जिसके लिए n की वैल्यू क्या है, n1। अब देख ले, सपोज यहां पे मैंने सपोजिशन किया है कि E1 हमारे साथ क्या है, एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट है, एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट यानी n1, ये वाला n1 इसकी है, और ये हमारे साथ जो E2 है ये एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, जिसके लिए n की वैल्यू क्या है, 2, जो कि हमारे साथ एक्चुअली हाई एनर्जी होता है, जिसको हम इनिशियल स्टेट भी कहते हैं। और ये हमारे साथ क्या है, जो जिसकी वैल्यू n की वैल्यू हमारे साथ 1 है, और ये लो एनर्जी स्टेट है, और इसको हमने फाइनल स्टेट भी कहा है। अब देख ले, हमारे साथ इक्वेशन है चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो एनर्जी के लिए आमतौर पर इक्वेशन ये है, तो ये वाला इक्वेशन देख ले, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 के लिए हम ये वाला इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ये वाला हम E2 करेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे जो n है हम इसको क्या करेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि हमारे साथ क्या है, जब n 2 हो तो ये हायर एनर्जी स्टेट होता है, और E2 हमारे साथ क्या है, हायर एनर्जी है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दी,
E2 के बजाय हमने ये जो E की वैल्यू क्या कर दी, E2 कर दी, और अब हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दी, लेकिन हमने क्या कर दी चेंजेस, n की बजाय जनरली हमने क्या लिख दिया n2। तो आप देख ले माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 साइलन आर स्क्वायर n2 स्क्वायर प्लैंक कांस्टेंट यानी h का स्क्वायर, माइनस का साइन हमने यहाँ पे लगा दिया, लेकिन इधर E1 है, तो E1 हमारे साथ क्या है, लो एनर्जी स्टेट है, मतलब क्या है, ये फाइनल एनर्जी है, यानी फाइनल एनर्जी स्टेट है, और इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 1, और इसमें एनर्जी क्या होगी, लो होगी। तो E1 हमारे साथ क्या होगी, फर्स्ट ऑर्बिट यानी n1 के लिए होगी। तो यही एनर्जी वाला इक्वेशन हम इसके लिए लगाते हैं, लेकिन सिर्फ चेंजेस ये करते हैं कि n की बजाय हम क्या लिखेंगे n1 स्क्वायर। तो देख ले हमने लगा दिया माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 साइलन आर स्क्वायर n1 का स्क्वायर h का स्क्वायर। देख ले यहाँ पे आपको मैं ट्रू साइन बताता हूँ, यहाँ पे जो नेगेटिव टर्म आता है और यहाँ पे नेगेटिव टर्म आता है, तो ये एनर्जी के लिए आता है कि जनरली हम किसी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब लेके आते हैं। देख ले फर्स्ट सेल से सेकंड सेल से फर्स्ट सेल की तरफ हम लेके आते हैं, न्यूक्लियस के करीब लेके आते हैं, तो हमारे साथ इसकी एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है, जो कि हमने पिछले टॉपिक्स में हमने क्या कर दिया था, हमने वहां पे तफसील से हमने पढ़ाया था। तो यहाँ पे जो क्या है, ये नेगेटिव साइन आता है, वो इस डिफरेंस की वजह से आता है। आप देख लें हमारे साथ क्या होता है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और 8 साइलन आर स्क्वायर n2 स्क्वायर यानी प्लैंक कांस्टेंट का स्क्वायर। आप देख ले ये माइनस इंटू माइनस हमारे साथ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 साइलन आर स्क्वायर n1 का स्क्वायर और हमारे साथ प्लैंक कांस्टेंट का स्क्वायर। आप देख ले यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव टर्म है और ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्म है। तो हम क्या करते हैं, ये पॉजिटिव टर्म को उस साइड और नेगेटिव टर्म को थोड़ा सा इस साइड पे यानी रीअरेंजमेंट करते हैं। तो हमारे साथ जो चेंज इन एनर्जी है इज इक्वल टू एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 साइलन आर एच स्क्वायर n1 का स्क्वायर। ये वाला टर्म हमने क्या कर दी, फर्स्ट लगा दिया, फिर हमने क्या कर दी, माइनस की टर्म लगा दी, ये वाला माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 साइलन आर स्क्वायर एच स्क्वायर n2 का स्क्वायर। अब देख ले ये जो टर्म जो मैंने क्या कर दिया है, ये ब्लैक फॉर्म में लिखा है ये वाला, और इस तरह ये वाला टर्म, ये हमारे साथ क्या है, दोनों साइड में क्या है, कॉमन है। तो हमने इसको क्या कर दी, कॉमन कर दी, और ये n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ वेरिएबल है क्योंकि ये चेंज हो सकता है, तो इसको हमने अलग ब्रेसिस के ब्रैकेट में लिख दिया। अब देख लें यहां पे हमारे साथ क्या है, ये जो सारा कैलकुलेशन करते हैं हम ये फॉर हाइड्रोजन एटम करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम हमारे साथ क्या है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर Z यानी हमारे साथ क्या होता है, 1 होता है। तो Z स्क्वायर में 1 इंसर्ट कर ले तो वही आएगा। तो हमारे साथ चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, me की पावर 4 और 8 साइलन आर स्क्वायर प्लैंक कांस्टेंट का स्क्वायर, हमने ब्रेसेस लगा दी, 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, ये जो हमारे साथ कांस्टेंट टर्म है ये वाले, हमने इसको जनरली b से एक्सप्रेस किया, कोई भी और नाम दे सकते हैं, a दे सकते हैं, c दे सकते हैं, हमने इसको क्या कर दी, नाम b दे दी, और हमने ये लिख लिया 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। हम देख ले इस b का, यानी जब इसमें सारे वैल्यू को पुट कर ले फिर इसका कैलकुलेशन कर दे, तो हमारे साथ जो है ना चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू, यानी इसकी b की वैल्यू हमारे साथ क्या आ जाता है, 2.18 ज़रबे 10 रेस्ट की पावर माइनस 18 जावल। क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट क्या आता है, जावल आता है, ठीक है। और ये n1 n2 हमारे साथ वही से इंटीजर है जो कि नंबर ऑफ शेल यानी शेल की वो क्या करता है, यानी वो डिनोट करता है कि ये शेल नंबर 1 है या शेल नंबर 2 है, ठीक है। तो एनर्जी की यूनिट हमारे साथ क्या आता है, जॉल आता है। अब देख ले हमने चेंज इन एनर्जी लिख लिया और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी 2.18 ज़रबे 10 रेस्ट की पावर माइनस 18 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर जॉल पर एटम। ये एक एटम के लिए एनर्जी होगी, जस्ट फॉर 1 एटम। अगर आपने एक एटम के लिए हाइड्रोजन की एक एटम को उठाना है, उसके लिए आपने एनर्जी डिफरेंस को क्या करना है, बिटवीन टू ऑर्बिट आपने कैलकुलेट करना है।
तो आपने क्या करना होगा, सिर्फ N1 और N2 की जो वैल्यू है ये पुट करना है, बाकी इसके साथ जो कुछ आता है फिर इसका आपने LCM लेना है, जो वैल्यू आ जाता है इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाइड कर ले, तो जस्ट फॉर 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन 2 ऑर्बिट, इसके लिए किसी भी 2 ऑर्बिट के दरमियान आपको इसकी एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा। अब देख लें हम क्या करते हैं, एक एटम के लिए नहीं, क्योंकि हम 1 एटम को नहीं ले सकते, हम 1 मोल एटम को ले सकते हैं और हम इसको यानी इसको मेजर भी कर सकते हैं और इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो इसके लिए यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। जब 1 मोल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आपने क्या करना होगा, इसी टर्म को आपने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाइड करना है, फिर इसी को आपने 1000 से इसको डिवाइड भी करना है। तो जब इसको डिवाइड और मल्टीप्लाइड कर ले, फिर इसी टर्म को यानी एवोगाड्रो नंबर को और 1000 को फिर इसके साथ ये कर ले मल्टीप्लाइड और डिवीजन करके, फिर इसकी कैलकुलेशन के नतीजे में आपके साथ क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू 1312.36 यानी 1312.36 आपके साथ क्या हो जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी 1/n1² - 1/n2², वैसे ही आपने लिखना है। तो फिर आपके साथ क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, किलो जूल पर मोल। आप क्या कर रहे हो, 1 मोल के लिए कैलकुलेट करो, आप सिंगल एटम नहीं है, आपने 1 मोल 6.023 × 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन उठाए हैं। इसके लिए फिर आप एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं बिटवीन 2 डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी या शेल। अब देख लें यहां पे जो N1 और N2 है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूं। ये जो आपके साथ क्या है N1 है, तो N1 का मतलब ये है कि ये आपके साथ फर्स्ट शेल जो कि हमारे साथ क्या है, ग्राउंड स्टेट है, ये भी डिनोट करता है, और इसके साथ ये किसी भी एक्साइटेड स्टेट को भी डिनोट कर सकता है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट को भी डिनोट करेगा। ये फर्स्ट शेल यानी ग्राउंड स्टेट को भी डिनोट करेगा इस केस में अगर हम एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और एक्साइटेड स्टेट को भी डिनोट करेगा। लेकिन इस एक्साइटेड स्टेट के लिए जरूरी है कि इसके लिए यानी फॉर एग्जांपल हम जनरली N1 लगाते हैं, तो ये N1 क्या होगी, हमारे साथ क्या होगी, एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट हमारे साथ 1 इंटीजर क्या होगी, 1 इंटीजर क्या होगी, लेस देन होगी किस चीज से, N2 से ये क्या होगी, कम से कम 1 इंटीजर लो होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप N1 को यहां पे लगाए तो N2 अगर आपके साथ ये हो जाए तो इसके दरमियान क्या है, 1 का डिफरेंस है कम से कम। देख ले, तो फिर हम इसको कहते हैं एडजेसेंट शेल। और ये इस तरह भी मुमकिन है कि N1 आपके लिए ये हो जाए यानी एक्साइटेड स्टेट, फिर आपके लिए N2 आपके साथ ये स्टेट हो सकता है जिसकी यानी शेल नंबर 3 हो सकता है। इसी तरह आपके साथ जो N1 है, ये आपके साथ एक्साइटेड स्टेट जिसके लिए n = 3 है यानी थर्ड शेल हो सकता है। फिर इसके लिए जो n = 2 है वो फिर फोर्थ शेल होगा। और ये भी मुमकिन है कि आपके साथ ये 2 ऑर्बिट नॉन एडजेसेंट हो, फॉर एग्जांपल N1 = 1 फर्स्ट शेल हो और N2 आपके साथ क्या हो, थर्ड शेल हो या फोर्थ शेल हो। ठीक है, तो फिर इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब देख ले, जिस तरह इसके दरमियान क्या थी, हमारे साथ एनर्जी डिफरेंस थी, इसकी एनर्जी क्या थी, लो थी और इसकी एनर्जी हाई थी। तो फिर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आता है, तो फिर इसके दरमियान क्या आता है, एनर्जी डिफरेंस आता है। तो ये इसकी क्या थी, इनिशियल एनर्जी थी और ये इसकी फाइनल एनर्जी थी। तो फाइनल एनर्जी इसकी क्या है, लो है, और इनिशियल एनर्जी इसका क्या है, हाई है। तो हाई से हम क्या करते हैं, लो को माइनस करते हैं। तो जिस तरह हमने यहाँ पे क्या कर दी, कैलकुलेशन कर दी, तो इसके कैलकुलेशन के नतीजे में हमारे साथ क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 2 ऑर्बिट, जो कि असल में हमारे साथ क्या हुआ है, एमिट हुआ है। देख ले, इसका एनालॉजी में कुछ इस तरह भी देता हो कि आपके साथ ये कोई अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आपने इसको उठाया यहाँ पे लेके आया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे साथ क्या हो गई, हाई। आप देख ले, ये वाला बॉडी वापस इसकी तरफ आता है, तो इसके लिए ये क्या होगा, इनिशियल स्टेट होगा। क्या होगा,
इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट इसका क्या है, हाई एनर्जी स्टेट है। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये इसकी जब वापस आ जाएगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी, और ये हमारे साथ क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी। तो फाइनल स्टेट हमारे साथ क्या है, इसकी एनर्जी कम है और इनिशियल स्टेट की हमारे साथ एनर्जी ज्यादा है। तो फिर हम क्या करते हैं, फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं, तो हमारे साथ क्या हो जाता है, एनर्जी डिफरेंस आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे बज़ाहिर नेगेटिव आएगा क्योंकि लो से हाई को माइनस कर रहे हो, लेकिन एनर्जी के साथ फिर हम इस तरह की कन्वेंशनल साइन नहीं लगाते, लेकिन हम ये फिर जाहिर करेंगे कि एनर्जी हमारे साथ क्या हुआ है, एमिट हुआ है। क्या हुआ है, एमिट। जैसा कि इस केस में हमारे साथ क्या हुआ, फोटॉन एमिट हुआ है। क्या हुआ है, फोटॉन एमिट हुआ है। अब देख ले इस एनर्जी के लिए हमने क्या करना हो। फॉर एग्जांपल अगर हमने बिटवीन फर्स्ट शेल सेकंड शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो आपने क्या करना होगा, ये आपके साथ क्या है, क्योंकि इस शेल से इलेक्ट्रॉन इसी शेल में वापस आ जाता है जिसकी एनर्जी लो है, तो n1 की वैल्यू आपके साथ क्या होगी, 1 होगी। तो 1 का आप क्या कर ले, स्क्वायर ले लें, तो 1 आएगा। इसी तरह आपके साथ ये सेकेंड शेल से आया है जो कि हायर एनर्जी स्टेट है, तो n2 की बजाय n2 में यहाँ पे क्या लिख ले, इसकी वैल्यू लिख ले 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर ले ले तो आपके साथ 4 आता है। तो 4 और ये यहाँ पे जो 1 आता है इसका आपने क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम के बाद जो वैल्यू आ जाता है फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन यानी कैलकुलेशन कर ले, फिर बिटवीन 2 ऑर्बिट जो एनर्जी डिफरेंस है वो आपको क्या आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अब देख ले ये तो हमारे साथ क्या थी, एनर्जी की बात थी। अब हम जाते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ, क्योंकि ये जो फोटॉन हमारे साथ रिलीज हुआ है इसकी फ्रीक्वेंसी भी है। जिस तरह इसकी एनर्जी था इस तरह अब इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी भी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है असल में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमें मालूम है प्लांक्स का इक्वेशन। प्लांक्स का इक्वेशन हमारे साथ क्या है, चेंज इन एनर्जी जो कि असल में हमारे साथ फोटॉन की फॉर्म में रिलीज एमिट हुआ है, इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो आप देख ले यहाँ पे हमारे साथ फ्रीक्वेंसी का टर्म है, तो हमने कैलकुलेशन करना है फॉर फ्रीक्वेंसी। तो आप क्या कर ले, आपके साथ क्या है, चेंज इन एनर्जी के लिए आपने इक्वेशन कैलकुलेट किया है जो कि हमारे साथ असल में क्या है, ये वाला इक्वेशन है। ये वाला इक्वेशन आपके साथ क्या है, चेंज इन एनर्जी है। तो आप लिख ले फ्रीक्वेंसी क्या है, प्लांक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, और चेंज इन एनर्जी का इक्वेशन हमारे साथ क्या है, ये वाला है। और हमने इसका इक्वेशन कुछ इस तरह लिखा था, ये वाला इक्वेशन लिखा था, लेकिन अगर हमने इसकी वैल्यू लिखना है तो फिर इस टर्म में हम इस टर्म लिखते हैं। देख ले अगर हमने इस फॉर्म में लिखना है चेंज इन एनर्जी, देख ले me की पावर 4 और 8 साइलन नॉट स्क्वायर h का स्क्वायर 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। तो आप देख ले फिर हमारे साथ क्या हो जाएगा, प्लांक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू m, ये जो चेंज इन एनर्जी है वो हमारे साथ क्या हो जाएगी, me की पावर 4 और 8 साइलन नॉट स्क्वायर h का स्क्वायर 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। तो ये हमारे साथ इस इक्वेशन के मुताबिक हो गया। अब हमें चाहिए क्या, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो जब आपने फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना होगा, ये h को यहाँ पे डिवाइड करना होगा, इधर भी डिवाइड करना होगा। तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आपके साथ क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी रह जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू me की पावर 4 ओवर 8 साइलन r स्क्वायर, ये h इसके साथ मल्टीप्लाइड कर ले तो ये h क्यूब आ जाएगा। अब देख लें 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर, और चूंकि यहाँ पे ये हमारे साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। देख ले किस तरह, अब पहले हमारे साथ ये चेंज इन एनर्जी थी, तो चेंज इन एनर्जी की यूनिट क्या थी, जाउल। तो इस सारे टर्म के लिए ये जो टर्म था इसके लिए हम जाउल लिखते थे। जब इसको हमने h से डिवाइड किया, ये वाला जो h है प्लांक कांस्टेंट है, हमने इसको इधर लेके आया, तो फिर डिवीजन में हमारे साथ क्या आया, प्लांक कांस्टेंट का जो यूनिट है वो क्या है, वो जाउल सेकंड है। तो जाउल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और सेकंड डिवीजन में है, इसको ऊपर ले जाए तो सेकंड इनवर्स होगा, जो कि असल में क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, और हम इसको हर्ट्ज से एक्सप्रेस करते हैं। ये हमारे साथ क्या है, इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी है। क्या है, इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। अब देख ले यहां पे मैं एक अहम बात करता हूं,
तो इसी वक्त यानी जब एक साइंटिस्ट था बाल्मर, उसका नेम था, क्या था? बाल्मर। बाल्मर ने क्या किया था उसके वक्त पे, यानी तकरीबन एट द लेट 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की लेट में, यानी थोड़ा सा तकरीबन इस तरह के 1890 या 1880 इस तरह की डेट में बाल्मर ने जो रिसर्च किया था, तो बाल्मर ने कैलकुलेट किया था फ्रीक्वेंसी किसके लिए, कि जब आपके साथ इलेक्ट्रॉन क्या हो, यानी आपके साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो, बाल्मर के मुताबिक अगर आप N2 शेल यानी सेकंड शेल को कंसीडर कर ले, तो सेकंड शेल को ऊपर वाले किसी भी शेल से, यानी n = 3, n = 4, n = 5, किसी भी शेल से अगर N2 की तरफ, यानी इसकी तरफ 3, 4 से 2 की तरफ, 5 से क्या 2 की तरफ, यानी सेकेंड शेल की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन करता है, तो वो अगर फोटॉन रिलीज करता है, तो इसी रिलीज फोटॉन को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो लाइन स्पेक्ट्रम आता है, स्पेक्ट्रम फॉर ये हाइड्रोजन एटम आता है, तो इसको कहते हैं बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज, सीरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अगर N3 से N2 की तरफ आ जाए तो फोटॉन, या N4 से जो आ जाए तो फिर फोटॉन, या N5 से आ जाए तो फोटॉन, तो ये एक सीरीज होता है। देख ले, तो ये हमारे साथ विजिबल रीजन में आता है। क्या? विजिबल रीजन में। ये हमारे साथ जो स्पेक्ट्रा है फॉर हाइड्रोजन एटम, ये विजिबल रीजन में आएगा। तो ये वाला बाल्मर ने क्या कर दिया था, कैलकुलेट किया था। अगर हम क्या कर ले, बोहर का ये इक्वेशन यूज कर ले, ये वाला इक्वेशन फ्रीक्वेंसी के लिए ये इक्वेशन यूज कर ले, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, बाल्मर सीरीज के लिए फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है फॉर जब आपके साथ सेकंड शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से ऊपर किसी भी शेल से, या 3 से या 4 से या 5 से आ जाए, गिर जाए, इससे जो फोटॉन रिलीज होगा, इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है आपने इस इक्वेशन से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। लेकिन उस वक्त सिर्फ बाल्मर की इस हद तक अप्रोच थी कि वो विजिबल केस में क्या कर ले, स्पेक्ट्रा को कैलकुलेट कर ले, और इसके बाद में जो हमारे साथ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा आता है या अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रा आता है, इस केस में जो सीरीज आते हैं, उस वक्त इतने यानी हमारे साथ जो इंस्ट्रूमेंट था इसकी मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट क्या था, स्पेक्ट्रोस्कोप। तो इस वक्त स्पेक्ट्रोस्कोप इतना एडवांस नहीं था, इतने एडवांस टेक्निक नहीं थे कि वो अल्ट्रावायलेट रीजन में भी और इंफ्रारेड रीजन में भी क्या कर ले, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर ले फॉर दी सीरीज। क्योंकि इस वक्त ये जो और सीरीज थे हमारे साथ, पिफॉन्ट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पास्टन सीरीज, और ये जो हमारे साथ और सीरीज थे वो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे। सिर्फ बाल्मर सीरीज जो कि बाल्मर ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, उसके लिए उसने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया था। तो बोहर की, अगर बोहर की फ्रीक्वेंसी के लिए इस इक्वेशन में भी वो वैल्यू अपोर्ट कर ले, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकता है। बाद में जो और सीरीज आते हैं, पास्टन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, पिफॉन्ट सीरीज है, और ये इस तरह के जो हमारे साथ ब्रैकेट सीरीज हैं, इस तरह किसी भी सीरीज के लिए आप बोहर का फार्मूला यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, जो कि बाद में थोड़ा सा रिसर्च में एडवांसमेंट आया, और जो हमारे साथ जो स्पेक्ट्रोस्कोप था वो भी एडवांस हो गए। तो इस तरह और सीरीज भी हमारे साथ क्या हो गए, डिस्कवर हो गए, जो कि बाद में हम क्या करेंगे, इस पर लेक्चर देंगे। अब देख ले हमारे साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी आप क्या कर सकते हैं। आप देख ले यहां से ये तो था फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब हम क्या कर सकते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर के लिए भी फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। तो वेव नंबर क्या है, वेव नंबर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में इंफॉर्मेशन दिया है कि हमारे साथ क्या है, ये स्पेसिफिक यूनिट में, एक 1 यूनिट में हमारे साथ कितने नंबर ऑफ वेव आते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेव नंबर। तो आप देख ले, वेव नंबर के लिए हमारे साथ देखिए फ्रीक्वेंसी के साथ हम इसको रिलेट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे साथ इक्वेशन है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। सी हमारे साथ क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और ये लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। तो अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, यहाँ से 1 ओवर लेमडा लेते हैं, तो 1 ओवर लेमडा हमारे साथ क्या है, हमारे साथ क्या है, ये वेव नंबर का बराबर है। 1 ओवर लेमडा हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, यानी 1 वेव लेंथ में, यानी 1 मीटर में हमारे साथ कितने नंबर ऑफ वेव आते हैं, तो 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू वेव नंबर। अब क्या कर ले, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी, और यहाँ पे 1 ओवर लेमडा जो है ना, हमने इसको इस तरह लिख दिया था, तो ये वेव नंबर की बराबर है, तो सी मल्टीप्लाइड इनटू वेव नंबर। अब देख ले
अब देख ले हमारे साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी इंटू वेव नंबर। तो सी इंटू वेव नंबर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए हमने वैल्यू ये इक्वेशन डिराइव किया था, तो फ्रीक्वेंसी की बजाय यहाँ पे इक्वेशन लिख ले me⁴ और 8 साइला नॉट h क्यूब 1/n1² माइनस 1/n2²। अब देख ले यहाँ पे देख ले हमने वेव नंबर लिख लिया। वेव नंबर इज इक्वल, क्योंकि हमें वेव नंबर रिक्वायर्ड है, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे इस टर्म को सी से मल्टीप्लाई, सी से डिवाइड करना होगा, ये टर्म भी, तो ये वाला आपके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके साथ वेव नंबर इज इक्वल टू me⁴ और 8 साइला नॉट h क्यूब, ये जो सी हमने डिवाइड किया था इसकी वैल्यू सी 1/n1² माइनस 1/n2²। फिर देख ले हमारे साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये वाला जो टर्म है, जब इसके साथ सी मल्टीप्लाइड हो गया तो इससे हमारे साथ क्या आता है, रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या आता है, रेडबर्ग कांस्टेंट। और इसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या है, 1.0974 × 10⁻⁷ और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। अब देख ले तो वेव नंबर इज इक्वल टू आर का यानी जो रेडबर्ग कांस्टेंट है इसका वैल्यू 1.0974 × 10⁻⁷ 1/n1² माइनस 1/n2² मीटर इनवर्स, जो कि हमारे साथ क्या है, वेव नंबर का यूनिट होगा। तो ये हमारे साथ क्या है, इक्वेशन फॉर वेव नंबर हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन फॉर वेव नंबर। अब थोड़ा सा हम जाते हैं एमसीक्यूज की तरफ। देख ले फर्स्ट हमारे साथ क्या है, हम एमसीक्यूज कुछ इस तरह करते हैं। एमसीक्यूज में हमारे साथ क्या है, एमसीक्यूज नंबर 1 हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वो क्या कर ले कि वो ग्राउंड स्टेट को अटेन कर ले। तो क्या कर दें, द वे बाय विच इलेक्ट्रॉन अटेन ग्राउंड स्टेट, वो कौन सा तरीकेकार है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ग्राउंड स्टेट को अटेन कर ले। तो ऑप्शन ए में आपको क्या है, एमिशन ऑफ फोटॉन, इसी तरह ऑप्शन बी में एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन, ऑप्शन सी पार्शियल एब्जॉर्प्शन एंड पार्शियल एमिशन ऑफ फोटॉन, ऑप्शन डी इसमें क्या है, नॉन ऑफ दिस। तो देख ले पार्शियल एमिशन या पार्शियल एब्जॉर्प्शन, इसका क्या मकसद, एब्जॉर्प्शन भी कर ले एमिशन भी कर ले तो ग्राउंड स्टेट अटेन नॉट। एब्जॉर्प्शन से तो हमारे साथ क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट अटेन होता है, क्योंकि ये लो एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ ले जाता है। तो हमारे साथ क्या है, एमिशन ऑफ फोटॉन, फोटॉन को एमिट करके वो ग्राउंड स्टेट की तरफ आ सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारे साथ क्या होगा, एमिशन ऑफ फोटॉन होगा। ठीक है, अब यहां पे देख ले आपसे क्या हो सकता है, एनर्जी डिफरेंस के लिए इक्वेशन हमारे साथ क्या है, ये वाला है। इसके ऊपर आपसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। n1 और n2 की वैल्यू आपको दिया गया होगा कि फॉर एग्जांपल n1 हमारे साथ क्या है, 2 है और n2 हमारे साथ क्या है, 3 है। तो आपने इसकी वैल्यू पुट करना होगा, इसके स्क्वायर लेना होगा, फिर इससे जो कुछ वैल्यू आ जाता है इसका क्या कर ले आप, एलसीएम ले ले, फिर इसके साथ इस टर्म के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर ले, तो आपसे जो वैल्यू आता है तो ये आपके साथ चेंज इन एनर्जी होगी। लेकिन हमारे साथ क्या है, थोड़ा सा वो जो हमारे साथ क्या है, हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रम है, बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी और थोड़ा सा इसके बारे में एमसीक्यूज भी देता हूं। यहाँ पे हमारे साथ जो स्पेक्ट्रम है वो कुछ इस तरह के सीरीज का है। हमारे साथ अगर क्या हो, जिसकी वैल्यू यानी n की जो वैल्यू होता है यानी लो वैल्यू, यानी n1 की जो हमारे साथ क्या होता है, लो वैल्यू होता है। अगर लो n1 की यानी n की वैल्यू जिसके लिए लो होता है, हमारे साथ वो क्या हो, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1, और ये किसी भी और n के लिए जो कि हमारे साथ एक्साइटेड स्टेट का हो सके, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इससे वो गिर रहा हो n1 की तरफ, तो इससे जो एमिशन होता है, क्या होता है, एमिशन, और जो स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं हम, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नाम देंगे क्या, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ये क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट
रीजन में, और इसका स्पेसिफिक नेम क्या है, लेमन सीरीज। क्या है, लेमन सीरीज। तो इस तरह भी हम के साथ एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर आपसे इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से N1 शेल की तरफ यानी फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन की केस में क्या हो जाए, गिर जाए, डी एक्साइटेशन कर ले, जो स्पेक्ट्रम आपको देता है उस स्पेक्ट्रम का नाम क्या है, तो आपको दिए जा सकते हैं लेमन सीरीज ऑप्शन में, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज या पिफांड सीरीज, कोई भी दे सकता है। तो आपको पता है कि जिस यानी n=1 फर्स्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन गिरता है तो इसको हम देंगे, इस स्पेक्ट्रम को नाम देते हैं लेमन सीरीज। क्या देते हैं, लेमन सीरीज। तो आपने ये करेक्ट करना होगा। इसके बारे में एमसीक्यूज ये भी आ सकता है कि लेमन सीरीज हमारे साथ क्या है, ये आपके साथ IR रीजन में आता है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है, और ये विजिबल रीजन में आता है या नॉन ऑफ दिस। तो ये आपके साथ क्या है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। किस चीज में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। इसी तरह अगर आपके साथ जो लो एन है यानी जिसमें डी एक्साइटेशन होता है किसी और शेल से इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी वैल्यू अगर हमारे साथ क्या है, 2 है। क्या है, 2। और वो वाला एन जो कि हमने यहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट के तौर पर कंसीडर किया है N2, तो देख ले N2 फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, कोई भी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अगर इससे N2 की तरफ क्या है यानी इसी की तरफ किसी N3 से या N4 से इसकी तरफ क्या हो रहा है, गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो फिर यहां से जो फोटॉन रिलीज होते हैं जिसका स्पेक्ट्रम बनता है, इसको हम नाम देते हैं बाल्मर। क्या नाम देते हैं, बाल्मर सीरीज। अगर ये एमसीक्यू से आ जाए कि आप इलेक्ट्रॉन क्या है किसी भी ऊपर वाले शेल से डी एक्साइट रॉय टुवर्ड्स द सेकंड शेल, तो इससे जो स्पेक्ट्रम आता है तो इसका नाम क्या है, आपको डिफरेंट नाम दिए जा सकते हैं, बाल्मर, पिफांड है, लेमन है, जो भी है देगा, तो आपने बाल्मर को करेक्ट करना होगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि जो बाल्मर सीरीज है ये किस रेंज की हमारे साथ आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो आपसे ऑप्शन में दिया जा सकता है कि आपके साथ IR रीजन में, विजिबल रीजन में, और इस तरह आपसे ये भी जा सकता है कि अल्ट्रा वायलेट में। तो ये आपके साथ विजिबल रीजन में आता है। किस चीज में, विजिबल रीजन में। इसी तरह आपको क्या हो सकता है, अगर आपके साथ n क्या हो, जो लो वैल्यू इसका है यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन हो रहा है, इसकी वैल्यू हमारे साथ क्या हो, 3 हो, यानी थर्ड शेल हो, किसी फोर्थ शेल से, फिफ्थ शेल से या सिक्स शेल से हमारे साथ शेल नंबर 3 की तरफ इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन हो रहा हो, तो अब जो सीरीज यानी फोटॉन रिलीज होगा, जो लाइन स्पेक्ट्रम देगा, तो उसका नाम क्या होगा हमारे साथ, उसका नाम हमारे साथ क्या होगा, पास्चन। क्या होगा, पास्चन सीरीज। उसका नाम हमारे साथ क्या होगा, पास्चन सीरीज होगा। और ये पास्चन सीरीज क्या है, इसके बारे में आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि जब हमारे साथ किसी भी हायर शेल से शेल नंबर 3 की तरफ यानी फोर्थ से या फिफ्थ से या सिक्स शेल से 3 नंबर शेल में आपको क्या है, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है, तो आपको क्या देगा, आपको ऑप्शन में पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पिफांड सीरीज कोई भी दे सकता है। तो आपने पास्चन सीरीज को क्या करना है, करेक्ट करना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पास्चन सीरीज हमारे साथ किस और रेंज में आता है, तो आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि IR रीजन में, विजिबल रीजन में, अल्ट्रा वायलेट में। तो ये पास्चन सीरीज आपके साथ IR रीजन में आता है। किस चीज में, IR रीजन में। इसी तरह अगर आपके साथ n लो वैल्यू आपके साथ क्या हो, 4 हो, यानी इलेक्ट्रॉन आपके साथ फिफ्थ शेल या किसी सिक्स सेवन जो भी शेल है जो कि फोर्थ शेल से क्या हो, हायर नंबर वाला हो, फोर्थ शेल की तरफ क्या हो, यानी ये फोर्थ शेल है, n=4, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन गिर रहा हो किसी भी और हायर शेल से, तो यहाँ पे जो फोटॉन एमिशन होता है, जो लाइन स्पेक्ट्रम हमारे साथ होता है, तो उसका नाम हमारे साथ क्या होता है, वो हमारे साथ फिर क्या होगा, ब्रैकेट सीरीज होगा। क्या होगा, ब्रैकेट सीरीज। तो ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से क्या है, अहम है कि जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल की तरफ क्या हो रहा हो, डी एक्साइट हो रहा हो, गिर रहा हो किसी भी और हायर शेल से, तो आपके साथ जो सीरीज देता है वो ब्रैकेट सीरीज है, पास्चन है, बाल्मर है, जो भी है, तो आपने ब्रैकेट सीरीज को करेक्ट करना है। और ये ब्रैकेट सीरीज के बारे में एमसीक्यूज आ सकता है कि ये कौन सी रेंज में है, तो आपको देख ले IR रीजन दिया जा सकता है, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, तो ये भी हमारे साथ IR रीजन में आता है। आप देख ले आपके साथ ये हो सकता है कि आपके साथ शेल नंबर क्या हो, 5 हो, जिसके लिए n=5 है।
आपके साथ किसी भी और शेल से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गिर रहा है टुवर्ड्स फिफ्थ शेल, यानी फिफ्थ शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन यानी सिक्स शेल से या सेवंथ शेल से क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो डी एक्साइटेशन कर रहा है, तो फिर भी क्या करेगा, फोटॉन की एमिशन करेगा। तो ये जो फोटॉन की एमिशन है इसका जो हमारे साथ स्पेक्ट्रम आता है फॉर हाइड्रोजन एटम, वो कौन सा सीरीज है, वो कहते हैं कि वो हमारे साथ क्या है, पी फंड, वो क्या होगा, पी फंड सीरीज होगा। तो इसके बारे में भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि पी फंड सीरीज इज द रिजल्ट ऑफ द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी और हायर शेल से एन शेल की पावर, जिसके लिए एन की वैल्यू क्या हो, 5 हो, इसकी तरफ गिर रहा हो, तो आपके साथ क्या होगा, पी फंड होगा। आपका ऑप्शन में और भी दिए जा सकते हैं, ब्रैकेट सीरीज, लाइमन सीरीज, बाल्मर, तो आप लोगों ने पी फंड को करेक्ट करना है। अब पी फंड किस रेंज में आता है, देख ले आपके साथ आईआर में, विजिबल में, अल्ट्रावायलेट में, तो ये भी आपके साथ आईआर रीजन में आता है। तो एक और कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज आपसे ये पूछ सकता है कि आपके साथ फॉर एग्जांपल क्या है, जो सीरीज हैं, देख ले आप क्या आ सकता है कि which of the following series, which of the following series came in IR range, कौन से सीरीज IR रीजन में आ सकता है, तो आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, देख ले आपके साथ क्या है, ब्रैकेट सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, ऑप्शन बी में आपको क्या है, आपके साथ है पास्चन सीरीज है, ऑप्शन बी में आपको सी में दिया जा सकता है पी फंड सीरीज है, डी में ऑल ऑफ दिस। तो ये जो तमाम है ना, ये तीनों ब्रैकेट सीरीज, पास्चन सीरीज, पी फंड सीरीज, ये तीनों आईआर रीजन में आते हैं, तो ऑल ऑफ दिस टर्म के साथ क्या होगा, करेक्ट होगा। और आपके साथ ऑप्शन इस तरह भी दिया जा सकता है कि आपके साथ क्या आ सकता है कि ब्रैकेट सीरीज, पास्चन सीरीज, एमसीक्यूज की वर्जन को थोड़ा सा वो चेंज करता है, ब्रैकेट सीरीज, पास्चन सीरीज, पी फंड सीरीज इज क्लासिफाइड इन द रेंज ऑफ, कौन से रेंज में इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है, तो आपको ऑप्शन ए में दिया जा सकता है आईआर रीजन, ऑप्शन बी में आपको दिया जा सकता है विजिबल रीजन, ऑप्शन डी सी में आपको दिया जा सकता है अल्ट्रावायलेट रीजन, ऑप्शन डी में आपको दिया जा सकता है नन ऑफ दिस। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, देखना है, तो ये जो तीनों सीरीज हैं ये हमारे साथ क्या है, ये आईआर रीजन में आता है, तो आपने क्या करना होगा, ऑप्शन ए को करेक्ट करना होगा।